नमस्कार दोस्तों, जिस जनरेशन को ये कहा जाता है ये जनरेशन किस काम की नहीं है, ये जनरेशन बेरोजगार है, आज उसी जनरेशन ने नेपाल में सरकार गिरा थी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा उन्हें मजबूर कर दिया है इस्तीफा देने में। अब ये एक अलग बात है कि प्रोटेस्ट प्रधानमंत्री के घर तक पहुंच चुके हैं, उनके घर में आग भी लगा दी। तो पार्लियामेंट है वो लपटों में जल चुका है और जो फाइनेंस मिनिस्टर है नेपाल के, उन्होंने तो सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के जूतों से मारा गया है। और इसी प्रोटेस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है जब उनके घर में आग लगाई गई थी। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इसके पीछे का कारण क्या है? क्या सोशल मीडिया को बैन कर दिया इसलिए ये सब हंगामा हो रहा है? इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। सोशल मीडिया बैन होने का इसमें कोई कारण नहीं है, इसके कारण बहुत गहरे हैं। मैं आपको आज इस वीडियो के द्वारा सभी कारण एक्सपोज करने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, ठीक है? तो आइए फिर मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का कारण। ये बात है 8 सितंबर 2025 की। हजारों लोग नेपाल की राजधानी काठमांडू में जमा हुए थे प्रोटेस्ट के लिए। इसमें ज्यादातर लोग 20 और 25 उम्र के थे, जिसे जैन जी कहा जाता है। इस प्रोटेस्ट में कई लड़कों ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो कई लड़कों ने कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल ने ऑर्गेनाइज किया था। हामी नेपाल नाम का एक एनजीओ है जिसने ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था नेपाल के राजधानी काठमांडू में। ये प्रोटेस्ट माइतीगर मंडल से पार्लियामेंट तक मार्च कर रहे थे। मार्च नॉन वायलेंस और पीसफुल था। इस मार्च को रोकने के लिए सरकार के द्वारा पुलिस तैनात की जाती है। इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस वाटर कैनल, टीयर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करती है। और देखते ही देखते पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच में एक क्रैश देखने को मिलता है। इस क्रैश में कुछ प्रोटेस्टर पार्लियामेंट के अंदर भी घुस जाते हैं। उन्हें देखकर पुलिस और भड़क जाती है और जो पुलिस करती है वो आपको सुन के विश्वास नहीं होगा। पुलिस डायरेक्ट ओपन फायर कर देती है इन प्रोटेस्टर के सामने। फायर में कम से कम 19 प्रोटेस्टर की मौत हो जाती है और 400 से ज्यादा प्रोटेस्टर घायल हो जाते हैं। यह कोई रबर बुलेट्स नहीं है। मरने वालों में से एक 12 साल का लड़का भी था। और जाहिर सी बात है, इतना सब होने के बाद कोई भी चुप बैठने वाला नहीं था। जब यह बात पूरे नेपाल में फैलती है तो प्रोटेस्टर की संख्या और बढ़ जाती है। जो इसमें शामिल नहीं थे वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं और प्रोटेस्टर की संख्या दुगनी हो जाती है। बढ़ते प्रोटेस्टर को देखकर सरकार दोपहर के 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने का कोशिश करती है, लेकिन इसका भी असर प्रोटेस्टर पे नहीं होता। प्रोटेस्टर की संख्या बढ़ती जाती है। इसके अलावा नेपाल में पोखरा, विराटनगर एंड भरतपुर में प्रोटेस्टर बढ़ने लग जाते हैं और वो सड़क पे उतर जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। इन शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगते हैं। इसके पीछे की कारण जो मीडिया में अभी बताई जा रही है वो है कि सोशल मीडिया एप्स को बैन करना। इस प्रोटेस्ट का ये एक कारण तो है कि सोशल मीडिया एप्स को बैन कर दिया, लेकिन इसके अलावा भी और भी कारण है, जैसे कि करप्शन, मिस गवर्नेंस सरकार का। ऐसे और भी कारण है जिसके कारण ये इतना हंगामा हुआ है। इस हंगामे का पीछे का कारण जो मीडिया में अभी बताया जा रहा है वो है कि सोशल मीडिया एप्स को बैन करने के लिए ये इतना प्रोटेस्ट हुआ है। लेकिन अलावा बहुत से रीजन है जिसके कारण ये प्रोटेस्ट हुआ है, जैसे कि करप्शन, मिस गवर्नेंस और सरकार में बैठे मंत्रियों का नेपोटिज्म। सबकी हम बात करते हैं, लेकिन पहले हम सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं। जो भी सोशल मीडिया की कंपनी है उन्हें नवंबर 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रजिस्टर करने को कहा गया था, नवंबर 2023 में। और ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी क्यों था? सरकार के बारे में अफवाह फैलाई जाती है, फेक न्यूज फैलाई जाती है, उसे रोकने के लिए ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था। इसको लेके सरकार ने 5 नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन सिर्फ 5 सोशल मीडिया ऐप ऐसे थे जिसने ये रजिस्ट्रेशन किया। 5 के अलावा जो और बड़ी कंपनियां थी लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। इन कंपनियों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था, उन कंपनियों में से एक नाम बड़ा था, वो था चाइना का टिकटॉक। यहाँ तक कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी यह ऑर्डर जारी कर दिए थे कि जो कंपनियां यहाँ पे रजिस्टर नहीं करेंगी उन्हें बैन कर दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद जब इन कंपनियों ने रजिस्टर नहीं करवाया तो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दे दिया था कि जिन कंपनियों ने रजिस्टर नहीं कराया है उन्हें बैन कर दो। ये तो तब की बात थी 2023 की, लेकिन अब 28 अगस्त 2025 में नेपाल की सरकार सोशल मीडिया को कहती है कि खुद को रजिस्टर कराओ वरना बैन कर दिए जाओगे। लेकिन किसी सोशल मीडिया कंपनी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और 26 सोशल मीडिया ऐप्स नेपाल में बैन कर दिए गए।
फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, ट्विटर और इसके अलावा भी और बड़ी सोशल मीडिया की जो कंपनियां थी उन्हें बैन कर दिया। टोटल 26 सोशल मीडिया की कंपनीज थी, उन्हें यहाँ पे नेपाल में बैन कर दिया। प्रोटेस्टर का यह कहना है कि नेपाल की सरकार ये इसलिए कर रही है क्योंकि वो जनता की आवाज को कंट्रोल कर सके, उन्हें दबा सके। और यहाँ तक कि ये बैन होने के पीछे एक कारण ये भी आया है कि नेपाल की जो जनता थी वो इस सरकार के करप्शन को एक्सपोज कर रही थी सोशल मीडिया के थ्रू, इसलिए नेपाल ने ये कदम उठाया, ऐसा प्रोटेस्टर का कहना है। सरकार सोशल मीडिया को रजिस्टर करवा रही है ताकि वो जनता की आवाज को दबा सके, उनकी आवाज पे कंट्रोल कर सके। एक्चुअली नेपाल में यंग जनरेशन है करप्शन से, मिस गवर्नेंस से बहुत परेशान थी, इसलिए वो एक्सपोज कर रहे थे सोशल मीडिया के थ्रू। नेपाल के कुछ जनता ने मंत्रियों के लेविश लाइफस्टाइल को एक्सपोज किया सोशल मीडिया के थ्रू। वो जो लग्जरियस लाइफ जी रहे थे उसको सोशल मीडिया के थ्रू एक्सपोज कर रहे थे। एक तरफ नेपाल की जनता करप्शन से परेशान थी, यंग जनरेशन, और दूसरी तरफ मंत्री लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर रहे थे। वो इस सोशल मीडिया थ्रू वो एक्सपोज कर रहे थे, जनता को जागरूक कर रहे थे। इसलिए उनका कहना है कि ये सोशल मीडिया ऐप को रजिस्ट्रेशन करवाए ताकि जनता की आवाज को वो दबा सके, उनकी आवाज पे वो कंट्रोल कर सके। नेपाल में यंग जनरेशन में हर 5 आदमी में से 1 आदमी बेरोजगार है। इसके कारण वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ रही थी और वहाँ पे लोगों को जॉब्स नहीं मिले थे, इसलिए उनको दूसरे देशों में माइग्रेट करना पड़ रहा था। नेपाल में हालत इतनी खराब है कि हजारों लोग पैसों के लिए, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो उसमें लड़ने के लिए चले गए। फरवरी 2024 तक रशियन आर्मी को नेपाल के 15,000 आदमियों ने ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पे इन लोगों को कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ही सीधा फ्रंट लाइन पे लड़ने के लिए भेज दिया जाता था। रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था तो उसमें बहुत से नेपाल के आदमी भी थे जो यहाँ पे मारे गए थे, और रशिया इन नेपाल के आदमियों को लुक्रेटिव ऑफर भी देती है ताकि वो उनके रशियन आर्मी को ज्वाइन करे। जो आदमी रशियन आर्मी को ज्वाइन करता है $4,000 तक कमा लेता है, जो कि नेपाल के 5 लाख रुपयों से भी ज्यादा होती है। सब हालातों को देखकर अगर नेपाल की सरकार अपनी जनता के लिए थोड़ी हमदर्दी दिखा दे तो आज ये इतना हंगामा नहीं होता। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। नेपाल के पॉलिटिशियंस के बेटे अपने लग्जरियस लाइफ का शो ऑफ करने नेपाली नेताका छोराछोरी र नातिनातिनीहरूले कति आनन्दले जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउने तस्बिरहरू, जसमा उनीहरूको विदेश ट्रिप, शानदार पार्टी अनि महँगो सामानहरूको कलेक्सन देखिन्छ। नेपाल की जनता ने ये सब इनको शो ऑफ करते हुए देखा और सोशल मीडिया पे भी कुछ ऐसे वीडियोस आए, उसकी वजह से नेपाल की जनता जागरूक हुई और वो इस मुद्दे पे आवाज उठाने लगे। और इस सोशल मीडिया के आयरनी को देखकर जनता जागरूक हुई और उसी टाइम #NepoKids ये ट्रेंड करने लगा, और इस हैशटैग की वजह से सोशल मीडिया पे कंपैरिजन होने लगा। नेपाल के जो पॉलिटिशियन के बेटे थे उनके लग्जरियस लाइफ का, नेपाल के यंग जनरेशन थी वो कैसे सिचुएशन, कैसे हालातों में वो सर्व कर रहे हैं उसको, और इसका कंपैरिजन होने लगा इस हैशटैग के द्वारा। इसके कारण नेपाल की सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दी। इसके अलावा नेपाल में करप्शन का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। नेपाल के लोगों ने तो ये भी कह दिया था कि रिपब्लिक बनाने का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और वो एक मोनार्की बनाना चाहते हैं। सन 2008 में नेपाल के लोगों ने एक राजा को चुना था जिसका नाम था किंग ज्ञानेन्द्र। उस टाइम सारी पावर सरकार के पास नहीं थी, उस राजा के पास थी। इसे हटाने के लिए 2 बड़े चेंजेस हुए थे। एक तो था 2006 में जो हुआ था लोकतंत्र आंदोलन, और दूसरा था मॉइस्ट इंश्योरेंस जो बहुत सालों से चलती आ रही थी। 2008 में 28 मार्च को मोनार्की को अबोलिश किया जाता है। नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। से लेकर आज तक 17 साल बीत चुके हैं और इन 17 सालों में नेपाल की सरकार 13 बार बदल चुकी है। और तो और ये भी बताया जा रहा है नेपाल के नेताओं ने सरकारी जमीन को किसी इंडिविजुअल प्राइवेट को भी बेची थी। अब इतना सब होने के बाद भी नेपाल में करप्शन, इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट और नेपोटिज्म, इतना सब होने के बाद भी जब सरकार सोशल मीडिया पे बैन लगा दे, तब बैन करने के बाद तो उनका गुस्सा एकदम ज्यादा हो चुका था। एक्चुअली रीजन क्या है, नेपाल में सोशल मीडिया बंद करने के वजह से जो थोड़ा सा भी एम्प्लॉयमेंट था वो भी पूरा अब बंद हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेपाल में इतना सब कुछ होने के बाद नेपाल में एक पीसफुल और एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकल पाए। ये है कि सारे सरकारों को एक ये लेसन है, वो जनता की आवाज को दबाए ना,
जनता की आवाज़ को सुना होता तो आज इतना सब कुछ नेपाल में नहीं होता। तो ठीक है दोस्तों, सोशल मीडिया के कारण उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, लेकिन सरकार ने वही बंद कर दी। जरा सा एम्प्लॉयमेंट सोशल मीडिया द्वारा मिल रहा था, वो भी सरकार ने सोशल मीडिया बैन करने की वजह से वो भी बंद हो गया। इसी के कारण ये सब हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों।